लोग ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने बच्चे का करियर डिसाइड करें। आज का जो दौर है ये कंपटीशन का दौर है, और कंपटीशन का दौर ऐसा है कि यहाँ पे अगर आपका बच्चा एक पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर स्टेटस वाले स्कूल में पढ़ रहा है, तो शायद वो कुछ है, यानी उसके पेरेंट्स कुछ है। बच्चे को हमको किस तरीके की वैल्यूज देना है, इसकी जो किताब लिखी जाने वाली, इसकी जिंदगी की किताब, उस किताब में वो एक्चुअली करेगा क्या। पिछली पेरेंटिंग में और आज की पेरेंटिंग में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, हम किस तरीके से डिसिप्लिन अपने बच्चे को कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे बच्चे हमसे खुल के बात ही नहीं करते, या हमारे बच्चे एक्सप्रेस नहीं करते, या बात भी करेंगे तो रूडली या दो अल्फाज वाले, जी हाँ नहीं। मोबाइल हाथ में दे दो, 2 घंटे तक खेलेगा, आप उसको किसी के साथ में खड़े कर 5 मिनट बात करने के लिए बोलिए, बच्चे में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। कितने लोग यहाँ पर हैं जो पेरेंट्स हैं और जो अपने बच्चों के साथ भी आए हुए हैं और ये बता सकते हैं कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है। मुशायरा ऑर्गेनाइज हो सकता है लेकिन बच्चा शायर नहीं बन सकता, है ना। हमारे पास में न्यूज़पेपर पढ़ा जा सकता है लेकिन बच्चा जर्नलिस्ट नहीं बन सकता। हमारे पास में न्यूज चैनल दिन रात देख सकते हैं लेकिन बच्चा न्यूज एंकर नहीं बन सकता। रीजन क्या है कि हमको पता ही नहीं उस फील्ड का स्कोप क्या है। हम देखते हैं कि भैया अरे वाह 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 कितना अच्छा है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं हमारे बच्चा नहीं कर पाए। माँ बाप की नजर तो बच्चा पढ़ता ही नहीं है कभी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं वो ऑब्जर्व करना शुरू कर दूं, मैं ये जानना शुरू कर दूं कि मेरा बच्चा किस चीज में एक्सेल करता है, तो माँ बाप से बढ़िया सपोर्ट बच्चे को कौन मिलेगा। अब प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, पाथ फाइंडर दरअसल में ये तो पेरेंट्स के लिए प्रोग्राम है, प्रोग्राम जिसकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं की गई, बहुत मुख्तसर वक्त में प्रोग्राम तय हुआ। रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान से पहले किया जाए इसकी कोशिश रही। सब कहीं ना कहीं अपनी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मसरूफ़ है, लेकिन ऐसे प्रोग्राम्स हमारे लिए ज़रूरी है। जहाँ कहीं भी ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ आप पहुँचने की कोशिश करें, अपने साथ लोगों को लेकर जाने की कोशिश करें। बहरहाल प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं। पाथ फाइंडर, जिसके प्रेजेंटर है गौसुद्दीन खान साहब। गौसुद्दीन खान साहब सेल्स ट्रेनिंग में कई सालों से हैं, 15 साल से ज़्यादा वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट है और उसमें एक्सपीरियंस रखते हैं। रिसेंटली इन्होंने NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसका सर्टिफिकेशन किया है। मास्टर्स डिप्लोमा इन ट्रेनिंग फ्रॉम IATD, जो कि HR ट्रेनिंग प्रोग्राम की मैंडेटरी लिस्टिंग में होता है। करियर के हिसाब से गौसुद्दीन साहब ने अपना करियर BSc कंप्यूटर साइंस से शुरू किया था, और इसी बिल्डिंग में जहां आप और हम आज बैठे हैं, यहीं पर कभी वो पढ़ा करते थे। उसके बाद उन्होंने बैचलर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म 2006 में कंप्लीट किया, और प्रेजेंटली ही इज़ परस्यूइंग PhD इन इम्पैक्ट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट फ्रॉम मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। एक पेरेंटिंग कोच है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर है, और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स स्कूल्स और कॉलेजेस में ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। और बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी बैरियर के, मैं गौस सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आएँ और आज के प्रोग्राम का प्रेजेंटेशन का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ जिस ख़ास प्रोग्राम के लिए जमा हुए हैं, माशाल्लाह से मैं शुक्रगुज़ार हूँ एडवोकेट फैज़ सैयद का और IRC की पूरी टीम का, कि जिन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में जानते ही, या इस प्रोग्राम में जैसे उन्होंने इंटरेस्ट लिया है, वैसा मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
उन्होंने इस प्रोग्राम को इस लेवल पे लाने के लिए जो मेरी और हमारी सारी लोगों की मदद की है और उसको अपने आईआरसी के अम्ब्रेला में ले लिया है, माशाल्लाह से उससे ऐसा लगता है कि इस प्रोग्राम का एक जो कंटिन्यूस सीरीज़ की जो सफ़र सर बात कर रहे थे वो हम बिल्कुल बना पाएंगे। और इंशाल्लाह इसको सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स तक ही नहीं, टीचर्स ट्रेनिंग में भी डालने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह पेरेंटिंग में भी लाने की कोशिश करेंगे और एक दीनी और दुनियावी दोनों भी बातों का जो निचोड़ होना चाहिए हमारे करियर में और हमारी दीनी ज़िंदगी में, उन दोनों के अंदर हम कैसे बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसकी कोशिश करेंगे। बेसिकली ये प्रोग्राम जो है तो एक डिज़ाइन किया हुआ है पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स इन द सेंस कि भाई जो आज प्रोबेबली 40s में है या 50s के आसपास है और जिनके बच्चे 6th 7th 8th या 10th क्लास के आसपास है। हो क्या रहा है कि लोग ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने बच्चे का करियर डिसाइड करें। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास दो फील्ड्स मौजूद हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल, जैसे मज़र सर ने भी उस पर बात की थी। ये दो ही चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारा पूरा फोकस होता है और हमारा फोकस कब स्टार्ट होता है, जब बच्चा क्लास 11th में आता है या आजकल के ट्रेंड के हिसाब से क्लास 10th में आ पाता है। 10th में आने के बाद में एक फोकस शुरू हो जाता है कि भैया साइंस पे ध्यान दो, मैथ्स पे ध्यान दो, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना उसका ज़रूरी हो जाता है। लेकिन क्या कभी हमने ये देखा है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है? क्या एज अ पेरेंट, मैं भी पेरेंट हूँ, मेरे भी 3 लड़के हैं और मेरा बड़ा वाला लड़का 8th में जाएगा अभी, तो मैं भी एक थोड़ा फिक्रमंद हूँ कि मैंने उसके लिए क्या फील्ड चूज़ करनी चाहिए। क्योंकि हमारे नज़दीक अगर मैथ्स और साइंस में बच्चा सही नहीं है या अच्छा नहीं है तो वो कहीं ना कहीं फेड ऑफ हो जाता है। फिर जो सेकेंडरी जो कोर्सेस है जिनको हम कोर्सेस कहते हैं, हम उनको प्रोफेशनल लेवल नहीं दे पाते, वो कोर्सेज क्या है और उन कोर्सेज में हम क्यों नहीं जो इंटरेस्ट लेकर उसके ऊपर काम कर सकते, या बच्चे को हम क्यों नहीं मोटिवेट करते कि बेटा तुम एक काम करो, बीएससी इन मेटलर्जी करो, या तुम बीकॉम इन कंप्यूटर्स करो, या तुम बीए इन लिटरेचर करो। क्योंकि ये फील्ड्स हमारे लिए ऐसी है कि भाई सेकेंडरी है, बच्चा कुछ नहीं कर पाता, उसको कहीं ना कहीं एक ग्रेजुएट का स्कैम चाहिए, एक ठप्पा चाहिए, हम सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं कितने लोग डॉक्टर्स हैं? एनी डॉक्टर इन द हाउस? नहीं। एनी इंजीनियर इन द हाउस? हम सब भी कहीं ना कहीं अपने आप में काबिल, हम सब यहाँ पर आज फिक्रमंद होकर आए हैं अपने बच्चों के लिए। उसके लिए हमें डॉक्टर या इंजीनियर होने की जरूरत नहीं। जो पहला क्रीम होता है, जो फर्स्ट 20 होते हैं या फर्स्ट 50 होते हैं कॉलेज में, आप पीछे जाएंगे जो प्रोबेबली मेरे साथ रिलेट कर सके, जो अपने लेट 40s में है या स्टार्टिंग ऑफ 40s है या 30+ लोग भी है जिनके बच्चे हैं, तो वो लोग एक चीज़ को ध्यान रखें कि आप अगर आप पीछे जाएंगे एक 10 साल 15 साल 20 साल पीछे, आप जब कॉलेज में थे या आप जब स्कूल में थे, आपके साथ के जो कलीग्स थे या जो स्टूडेंट्स थे या जो फ्रेंड्स थे, वो लोग कहाँ? हम हार्डली 5 या 10 या 20 को हम जहन में ला पाते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं किसी फील्ड में चले गए और अपना नाम कमाया, या हमारे कहीं ना कहीं सोशल टच में है या रिलेशन में। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मैं और फैज सैयद, एडवोकेट फैज सैयद साहब, हम दोनों क्लासमेट्स हैं 11th से, राइट? 11th से क्लासमेट्स है और हमने साथ ही में ग्रेजुएशन भी किया है और साथ ही में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है एक अलग फील्ड में। उसके बाद में वो अपनी फील्ड में चले गए और वो फील्ड ऐसी थी कि जब उस टाइम पे ऐसा लगता था कि यार फैज भाई क्या हो रहा है, अचानक मैंने दाढ़ी वाड़ी छोड़ ली, टोपी रख ली और लोगों को जो है तो आप लेक्चर्स दे रहे हो, दावत दे रहे हो, ये क्या है? उस टाइम पे इस फील्ड का या इस बात का इतना इल्म नहीं था या अवेयरनेस नहीं है। लेकिन आज वही एडवोकेट फैज सैयद साहब को आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल यहाँ खड़े रहकर शुक्रिया अदा करते हैं वो स्टेशन पे पहुँचने के लिए। उसके लिए कौन सी डिग्री लगी? उसके लिए लगी नॉलेज, उसके लिए लगा कॉन्फिडेंस, उसके लिए लगा एक इदारा चलाने का हिम्मत और मोटिवेशन। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने।
ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने आप में कहीं ना कहीं विदाउट एनी डिग्रीज अपना लेवल लेकर जा चुके हैं। लेकिन मैं एक बात से आपको आगाह करूंगा कि आज का जो दौर है ये कंपटीशन का दौर है। और कंपटीशन का दौर ऐसा है कि यहाँ पे अगर आपका बच्चा एक पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर स्टेटस वाले स्कूल में पढ़ रहा है, तो शायद वो कुछ है, यानी उसके पेरेंट्स कुछ है। लेकिन अगर वो बच्चा क्या उस स्कूल से गारंटी या सर्टिफिकेट लेकर आता है कि भाई ये बच्चा अगर यहाँ पर पढ़ के जाएगा तो यहाँ से निकल के वो इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा? कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ से निकलेगा। वो भले, मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कितने भी बड़े से बड़े स्कूल में अगर वो पढ़कर निकले तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो बच्चा जो है तो डायरेक्ट साइंटिस्ट बन के निकलेगा या इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या अपने आप में किसी लेवल पे जाएगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है। वहाँ के भी टॉप 10, 15, 20 ही बच्चे जो है तो उस लेवल को पार कर पाएंगे। तो बाकी के जो बच्चे बचेंगे, जो हमारे बच्चे हैं, मान लीजिए, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर एक 10th क्लास की बैच पास आउट होती है और अगर वो 200 का बैच है या 100 लोगों का बैच है और उसमें से 20 लोग किसी न किसी लेवल पे जा पा रहे हैं, तो बाकी के 80 बच्चे कहाँ गए? उनके लिए क्या करियर ऑप्शन है और उनके लिए हम क्या कर पाएंगे? हम इस बात पे कभी ध्यान दे पाएंगे या हम इस बात को कभी समझ पाएंगे? नहीं। एज अ पेरेंट्स या एज अ माशरा, एज अ सोसाइटी, हम लोग अपने आप को कंप्लीटली इस बात के लिए जो है तो मजबूर कर लेंगे कि भैया हमारा बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, एक छोटी सी कहीं नौकरी मिल जाएगी, एक अच्छा सा कोई काम कर लेगा और उससे ज़्यादा उससे तवक्को नहीं रखी जाता। लेकिन अगर मैं आपको आज यहाँ एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत छोटी सी चीज़ें बताऊं कि भाई आपके बच्चों के लिए या हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, जो हमारे फ्यूचर लीडर्स होंगे, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे आगे की जनरेशन है, जनरेशन वाई है या जनरेशन जेड है, वो जनरेशन आगे क्या कर सकती है और स्कोप्स क्या है। हम बहुत ही छोटे से शहर औरंगाबाद को बिलोंग करते हैं, यहाँ पे शायद अपॉर्चुनिटीज उतनी ज़्यादा होती नहीं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं इसी कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर मैनेजमेंट किया और तब तक शायद हम लोग को इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था कि आगे आईटी फील्ड में क्या होगा। एक तो ईयर 2000 में Y2 के आया था, वसी सर मुस्कुरा रहे हैं, तो Y2 के आया था तो ऐसा लगा था कि भैया आईटी फील्ड खत्म, अब इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब मैं यहाँ से 2002 में जब हैदराबाद गया ओरेकल 9i DBA करने के लिए, तब मुझे पता चला कि भैया ये ओरेकल 9i DBA के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। और वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, जो मुझसे जूनियर थे, वो लोग बीकॉम इन कंप्यूटर्स कर रहे थे, वो लोग बीएससी इन डेटा साइंस कर रहे थे। 2002 की बात बता रहा हूँ। डेटा साइंस औरंगाबाद के माशरे में या सोसाइटी में हमको अभी अभी एक 3 या 4 साल पहले से पता चला है कि डेटा साइंस नाम की क्या चीज़ होती है। बड़े शहरों में ऑलरेडी मौजूद था। ये लोग ऑलमोस्ट, आप किसी भी हैदराबादी के बारे में सोचेंगे या किसी बॉम्बे वाले के बारे में सोचेंगे, ये लोग बाहर जाकर बहुत आसानी से जॉब पाते हैं, जबकि हम लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं जो छोटे शहर से आते हैं। क्यों होता है इसे? हमारे पास अवेयरनेस नहीं होती। हम जब बाहर जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, तब हमको पता चलता है कि हमें ये कमी, हमें कम्युनिकेशन का गैप है, हम इंग्लिश बराबर से नहीं बोल पाते, या प्रोबेबली हमारे में नॉलेज की कमी है, कहीं ना कहीं हम वो चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या हमारी जो डिग्री है वो डिग्री शायद बहुत पुरानी है या वैलिड नहीं। तो अब हमें करना क्या होता है? हमें फिर अपग्रेडेशन करना होता है। तो 3 साल ग्रेजुएशन करने के बाद, 2 साल पीजी करने के बाद बंदा अपग्रेडेशन में जाता है, 2 साल निकल जाते हैं, साल भर निकल जाते हैं उस पोजीशन पर पहुंचने के लिए, जबकि उस बड़े शहर का बंदा उस पर्टिकुलर फील्ड में हमसे एक स्टेप आगे होता है। तो ये जो अवेयरनेस का काम है, जो माशाल्लाह से आज आईआरसी की तरफ से शुरुआत हुई है, इस प्रोग्राम को और इस जो कड़ी को, हम इस सिलसिले को हम इंशाल्लाह और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का जितना रिस्पांस मिलेगा और जिस तरीके से हम लोग को रिक्वायरमेंट्स आएगी, इंशाल्लाह हम उसको आगे वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने साथ में ये प्रेजेंटेशन है, हार्डली आपका आधा घंटा और लूँगा, जिसमें आपको मैं ये बता पाऊँगा कि हम क्या करना चाहते हैं। अभी ये जो कोट है यहाँ पर लिखा हुआ, मैं प्रोफेशन आई एम ट्रेनर, तो मुझे आदत है थोड़ा बहुत कोट अपने अपने बनाने की, हमारी ज़रूरत भी है। यू आर द प्रीफेस राइटर ऑफ द आइडिया दैट यू हैव कंसीव। आपने जो एक ये जो दुनिया में लाई है
औलाद, इसके आप अपने आप में प्रीफेस राइटर हो। प्रीफेस राइटर मतलब जो अपने वैल्यूज देकर जाएगा साथ में, उस बच्चे का, वो बच्चा अपना जो आपका नाम आगे बढ़ाएगा, बोलते हैं ना। तो ये बच्चे को हमको किस तरीके की वैल्यूज देना है, इसकी जो किताब लिखी जाने वाली, इसकी जिंदगी की किताब, उस किताब में वो एक्चुअली करेगा क्या, ये हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट। ये आप अपने साथ याद रखिए कि जो बच्चा, जो किताब आपने लिखी है, जो किताब आपने शुरू की है, इसके पहले कुछ पन्ने उंगली पकड़कर रखने से लेकर उसके ग्रेजुएट होने तक प्रोबेबली वो बच्चा आपके ही बोलने, बताने, समझाने और आपके गाइडेंस में ही चलेगा। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप इस तरीके से समझ के चले कि आप उसको जिस तरफ मोड़ेंगे वो उस तरफ मुड़ेगा। तो 3 तरीके का हमारा पेरेंटिंग का रोल होता है। जैसे सफर सर ने बताया, मैं ऑल्सो पेरेंटिंग कोच, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रोल होता है पेरेंट का। ठीक है, हमारा इंपॉर्टेंट रोल है पेरेंट। हम कौन है? पेरेंट। आज की डेट में हम लोग पेरेंट है और हमारा रोल क्या है उसमें? पेरेंटहुड का। यानी हम माँ बाप, या जैसे कहते हैं ना कि हम अपने वालिदैन या औलाद के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम उस बीच की कड़ी है आज की डेट में, जहाँ पेरेंटहुड हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल माना जाएगा। और हमारा जो फर्ज है वो है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग ये नहीं होता है कि भाई आप सिर्फ जो है तो एक छोटा सा बच्चा, उसको उंगली पकड़ के चलना सिखा दो, खाना पीना सिखा दो, एक कोई स्कूल में भेजकर आप उसकी थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करवा दो। पेरेंटिंग का मकसद ये है कि उसमें अखलाक भी होने चाहिए, उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए, उसमें अदब व लिहाज भी होना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें ऐसे हुनर भी होने चाहिए कि जब कोई बच्चा बोले कि किसका बच्चा है, तो वो माँ बाप का सर फख्र से ऊंचा होना चाहिए। वो क्वालिटीज बच्चे को देना चाहिए, तभी आपकी पेरेंटिंग कामयाब मानी जाएगी। अभी मुझे बताइए, आप लोग सभी छोटे से बड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है पिछली जो पेरेंटिंग थी, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारी की है, धुलाई वाली नहीं, लेकिन जो हमारी पेरेंटिंग की है, हमको जिस तरीके से छोटे से बड़ा किया है, उसमें और आज की पेरेंटिंग में क्या फर्क, आपको क्या लगता है क्या फर्क आया होगा? देखिए, ये वन साइडेड लेक्चर नहीं होगा, तो आपको थोड़ा बहुत तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट अ लेक्चर, इट इज़ नॉट डिजाइंड एज अ लेक्चर। ठीक है, तो आपको आपके जो है तो एक व्यूज़ आपको देने होंगे ड्यूरिंग द प्रोग्राम, और आप ऐसे खाली सुनना है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मैं शायद नहीं बोल पाऊंगा आप माइक है क्या? इस थोड़ा सा कंसाइज रखिए। मॉरल वैल्यूज का मॉरल वैल्यूज, ओके। तो पहले में थी, आज में नहीं है, पहले ज्यादा थी, अभी उतनी नहीं है। तो उसकी मकदार बता सकते हैं आप कितना? मिकदार तो ऐसा 50%? 50%? नहीं, रफली एक आपका, हाँ 50% मान सकते। चलिए, माशाल्लाह से। और कोई? सर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। भाई यहाँ पे जो हमारे माँ बाप ने हमको जिस तरीके से बड़ा किया है, उसकी दोनों के जो तरीका है, आज का तरीका और जब का तरीका है, उसकी बात चल रही। अस्सलाम वालेकुम। पहले के पेरेंट्स में और आज के पेरेंट्स में ये फ़र्क है कि आज के जो पेरेंट्स हैं, बच्चे उनसे मोबाइल ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और पहले जो है, पहले काफ़ी थोड़ा उनसे डरे हुए रहते थे, बट आज आने के साथ है ना, वो उनसे कुछ मांगते हैं सर, और ज़्यादातर जो है मोबाइल्स का उनमें अवेयरनेस है। शुक्रिया, शुक्रिया सर। देखिए, बेसिकली ये तो टेक्नोलॉजी है, या आप कहेंगे कभी मॉरल वैल्यूज़ है, या फिर मोबाइल है। मैं ये कहूँगा कि पिछली पेरेंटिंग में और आज की पेरेंटिंग में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जो इन्वॉल्वमेंट था हमारे पेरेंट्स की अपनी हमारी लाइफ में, और आज जो हमारा इन्वॉल्वमेंट है हमारे बच्चे की लाइफ में। जैसे हमारे पेरेंट्स को शायद बहुत कम अंदाज़ा था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, या हमारे दोस्त कौन है। ज़्यादा उनको इतना, वो उनका सिर्फ इतना बोलना होता था कि बेटा ये टाइम है, ये टाइम पे घर पे आना है, ये टाइम पे खाना खाना है, ये टाइम पे स्कूल जाना है, ये चीज़ों में ध्यान था। आज के पेरेंट्स, जैसे हम लोग हैं या हम इस जनरेशन के पेरेंट्स हैं,
ये पेरेंट्स इतने इन्वॉल्व है कि बच्चे का होमवर्क क्या है, नर्सरी में भी है तो उसकी टीचर ने उसके लिए क्या बोला है, कितने स्टार्स मिले, ये क्या करेगा, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया या नहीं किया, उसका ड्रेस पॉलिश है, स्कूल ड्रेस इस्त्री है या नहीं है, शूज़ पॉलिश है या नहीं है, और उसको किस तरीके से हम स्टडीज़ में मदद कर सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं। आजकल के बच्चे वैसे ही महदूद हो गए हैं, जैसे सर ने बताया, मोबाइल टेक्नोलॉजी की वजह से, स्क्रीन टाइम की वजह से उनका वो फ्रेंड सर्कल नहीं रहा, और माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा हो चुका है उनकी लाइफ में कि वो नियर अबाउट इंटरफेरेंस बन गया है। तो हमको एक डिस्टेंस जो मेंटेन करना है, प्रॉपरली मेंटेन करना है। जैसे सर ने बताया कि मॉरल वैल्यूज़ की बात है, मॉरल वैल्यूज़ के साथ साथ हमें स्पेस भी देनी होगी। अगर हम उन्हें स्पेस नहीं दे पाएंगे तो वो बच्चे आगे चल के हमारे लिए ज़्यादा जो है तो हम लोग उन पर डिपेंड नहीं हो सकते। ओके, अभी ये कुछ सवालात हैं जो हम में या हमारी कॉमन एक जो आज की डेट की पेरेंटिंग है उसके अंदर हो चुके हैं कि भैया अगर मेरे बच्चों में, जैसे मैं बात कर रहा था डिसिप्लिन कैसे बनाए, हाउ कैन आई डिसिप्लिन माई चाइल्ड, हम किस तरीके से डिसिप्लिन अपने बच्चे को कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है अपने बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चा रोता है मोबाइल के लिए, जिद करता है किसी चॉकलेट के लिए, बिस्किट के लिए, कहीं बाहर घूमने के लिए, और आज का पेरेंट उसको ज़्यादा मना नहीं कर पाता। ये सवाल है, मैं इनके जवाबात नहीं दूंगा आपको, मैं आपको इस सामने आपके सवाल रख रहा हूँ क्योंकि अवेयरनेस है, मैं इस पर डिटेल में अभी फ़िलहाल नहीं लेकर जाऊँगा। अगर हमने कोई उसूल बनाए हैं, इफ़ यू हैव मेड सम रूल्स, तो हमारा बच्चा बागी तो नहीं हो जाएगा। कुछ जो टीचर्स होंगे यहाँ पे या कुछ जो सीनियर पेरेंट्स हैं वो लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि अगर आपने बच्चे को डांटा डपटा तो वो कहीं ना कहीं बागी तो नहीं बन जाएगा, फोर्स तो नहीं कर पाएंगे। उसके दोस्तों का या उसके आसपास के उसके कलीग्स का उसके ऊपर जो है तो कितने इन्फ्लुएंस, पीयर्स मतलब उसके साथी कलीग जो है, तो वो उसकी संगत किस तरीके की है, वो किस तरीके की संगत अपना रहा है। तो ये हमारे लिए एक सवाल है आज की डेट में। मेरा बच्चा मुझसे बात नहीं करता, ये अक्सर मेरे पास में सवाल आते हैं कि हमारे बच्चे हमसे खुल के बात ही नहीं करते, या हमारे बच्चे एक्सप्रेस नहीं करते, या हमारे बच्चे बात ही नहीं करते, या बात भी करेंगे तो रूडली या दो अल्फाज वाले, जी हाँ नहीं। ये प्रॉब्लम है या नहीं आज की डेट पे? आप लोग इस बात से मुझसे एग्री करेंगे क्योंकि ये मेरा अपना डिज़ाइन किया हुआ चीज़ नहीं है, ये बहुत डिटेल में सर्वे होने के बाद में चीज़ आई। मेरे बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है। आप मोबाइल हाथ में दे दो, 2 घंटे तक खेलेगा। आप उसको किसी के साथ में खड़े कर 5 मिनट बात करने के लिए बोलिए, बच्चे में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये कहाँ डेवलप होगा। मैं किस तरीके से अपने बच्चे को इम्प्रूव कर सकता हूँ? हाउ कैन आई इम्प्रूव शेयरिंग विथ माई चाइल्ड? किसी को देना लेना है। आजकल के बच्चे अगर 2-3 भाई बहन है, आपस में बहुत लड़ते। पहले ऐसा होता था कि नहीं बेटा वो छोटा है, दे रहा मांग रहा है तो दे दे। आज नहीं, वो बड़ा भी नहीं देगा, छोटा भी नहीं देगा। दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम। ये सिर्फ मेरा अपना प्रॉब्लम नहीं है या आपका अपना प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉमन प्रॉब्लम। और यहाँ से वो हमारा स्टेप जो आएगा, जहाँ से हम उसका करियर चूज करेंगे, वो कैसे कनेक्ट होगा मैं आपको बताऊंगा। ये जो है, इसके बाद मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि मेरे बच्चे के लिए राइट करियर क्या होगा। आप लोगों के पास में एक शीट दी हुई है IRC पाथफाइंडर के नाम से, है ना। उसका भी अभी कुछ भी मत करिए, सिर्फ शीट दी हुई है, मैंने इन्फॉर्म किया है, उसका इस्तेमाल मत करिए, ठीक है। ये आपका करियर चॉइस करने में हेल्प कर सकता है। अभी क्या इन्फ्लुएंस होता है बच्चे का करियर चूज करने में? अर्नब गोस्वामी को कितने लोग जानते हैं? अर्नब गोस्वामी के तो हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं, है ना। रवीश कुमार का हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं। अगर बच्चा कंटिन्यूसली टीवी देख रहा है और उसको मज़ा आ रहा है इस तरीके के प्रोग्राम देखने में, तो वो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होगा। अगर वो पोगो देख रहा है, छोटा भीम देख रहा है, बेंटन देख रहा है, और बहुत सारे कार्टून्स है वो देख रहा है, वो कहीं ना कहीं उनसे इन्फ्लुएंस हो रहा है। वो कहीं ना कहीं वो बनना चाहता है, वो कहीं ना कहीं एक सुपर हीरो बनना चाहता है। अगर वो मूवीज़ देख रहा है, वो कहीं ना कहीं
अपने आप को उस तरीके से देखता है या आगे प्रोजेक्ट करता है। तो ये एक इन्फ्लुएंसर है। मैं नहीं कहता हूँ कि बच्चा वैसा बनेगा, लेकिन ये एक इन्फ्लुएंसर है। बच्चे का जहन जो है 16 साल की उम्र तक एक बहुत ही कमज़ोर सा जहन होता है, जहाँ मोड़ो वहाँ मुड़ जाए। उसके बाद में उसके दोस्त जिसकी हमने बात कर की है कि संगत कैसी होगी, उसकी जो संगत रहेगी वो संगत किस तरीके की, ये हमको जांचना बहुत ज़रूरी है। क्या वो पढ़ने लिखने वाले बच्चों में उठ रहा बैठ रहा है। मुझे अच्छे से याद है कि हमारे एक दोस्त थे, उनकी वालदा एक जो है तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थी। जब भी उनके घर जाते तो पहले हमारे बारे में पूरा शिजरा मालूम करते थे कि भाई तुम कौन है, तुम्हारे माँ बाप क्या करते, तुम कहाँ रहते, तुम्हारे घर में पढ़े लिखे लोग कितने हैं। और उसके बाद वो हमारे दोस्त को आवाज़ देता था कि बेटा हाँ ये आया। तो ये जो इंक्वायरी है ये आज की डेट में पेरेंट्स नहीं करते। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है नशे के मामले में, इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है पोर्नोग्राफी के मामले में, इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है गेम्स के मामले में। और ये सारे प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रहे हैं उसका रीज़न ये है कि हमको पता नहीं कि हमारे बच्चे के फ्रेंड्स कौन। आज की डेट में बिल्कुल आइडिया नहीं। आप इंटरेक्शन करते हैं लाइफ में, डॉक्टर के पास जाते हैं या आप जो है तो किसी हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाते हैं या आप कहीं ना कहीं टीचर से मुतासिर हो जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बच्चे को इन्फ्लुएंस करती है। बच्चे को अगर कोई डॉक्टर से उसका इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है तो उसकी उम्मीद होती है कि हाँ डैडी मुझे ऐसा बनना है, हाँ मम्मा मुझे ऐसा बनना है। तो ये हम बच्चे के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो पाता है। और सबसे बड़ा जो इन्फ्लुएंस है वो है पेरेंट खुद। अभी आप मुझे बताइए कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हमारे बच्चों को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बोलते हैं ना बहुत सारे कि भाई वो तो उनके डैडी की ऐसा कर रहा था, बाबा की ऐसा कर रहा है, पापा की ऐसा कर रहा है, या बच्ची हो तो मम्मी की ऐसा कर रही है ना। तो ये इन्फ्लुएंस होता है। अगर हमारे अखलाक, हमारे आपस में जो रिश्ते हैं वो सही है घर में, क्योंकि पेरेंटिंग अपने आप में एक बहुत डिटेल टॉपिक है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन अगर हमारे एज एन हस्बैंड एंड वाइफ और उनका जो बच्चा है अगर वो विटनेस कर रहा है कि हमारे माँ बाप के पीछे बहुत ही खुशनुमा रिश्ता है, तो प्रोबेबली वो कहीं ना कहीं मुतासिर होकर आगे चलकर हमारे जैसा बनने की कोशिश करेगा। तो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो डायरेक्ट सोर्स। अभी मैं आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि 80% बच्चे जो होते हैं अपने कॉलेज में आने से पहले वो अपना, या कॉलेज में 11th-12th के बाद वो अपना मेजर चेंज कर लेते हैं। मेजर मीन्स कि जो अगर साइंस फील्ड में था उसका नंबर इंजीनियरिंग को नहीं लगा, डॉक्टर या MBBS को नहीं लगा, या वो जितने भी CET टेस्ट से वो पास नहीं हो पाया, तो वो क्या करता है कि माँ बाप बोलते हैं भैया तुम बेकार हो, तुम एक काम करो शिफ्ट हो, कॉमर्स में आ जाओ, आर्ट्स में आ जाओ। क्यों आ जाओ? क्योंकि तुम साइंस नहीं पढ़ सकते। ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है। इसके लिए हमको बदलना बहुत ज़रूरी है, हमारी सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। अभी ये जो मैंने आपको रेफरेंस दिया है ये नेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन का स्टैटिस्टिक्स है। ये इन्होंने 2013 में एक स्टैटिस्टिक्स निकाला था। ये सारे पॉइंट्स इनकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन बेसिकली आपको आइडिया ये देना है कि हम अपने बच्चे पे से कॉन्फिडेंस ना हटाएं। अगर वो हमारा बच्चा इंजीनियरिंग नहीं कर पाता है या अगर वो MBBS नहीं कर पाता, हर कोई नहीं कर पाता। कितने सीट्स है पूरे महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग के? हार्डली 3 लाख सीट्स होंगे या 4 लाख सीट्स होंगे। और बच्चे पास आउट कितने होते हैं 12th के? कम से कम 20 लाख के करीब बच्चे हर साल पास आउट होते हैं। तो आप मुझे बताइए कि वो 20 लाख बच्चों को 3 लाख सीट्स में कैसे अरेंज करेगी? MBBS की सीट्स है अगर 1-2 लाख की सीट्स है और वही सेम रेशियो है पास आउट होने का, तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे? तो हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन पाएगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो बच्चा क्या बन रहा है और वो सोसाइटी के लिए और हमारे लिए क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये 3 स्टेजेस हैं। 3 स्टेजेस में हमको ये जानना ज़रूरी है कि हमारा बच्चा कहाँ फिट बैठता है। पहला है कि आप उसका इंटरेस्ट पहचानें। कितने लोग यहाँ पर हैं जो पेरेंट्स हैं और जो अपने बच्चों के साथ भी आए हुए हैं और ये बता सकते हैं कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है? मैं एजुकेशन वाइज पूछ रहा हूँ, एकेडमिकली पूछ रहा हूँ। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ।
सफर सर यहाँ बैठे हैं। सफर सर ने मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी शेयर की थी कि किसी ने उनको ये कहा कि भाई वो उनके बच्चे को किसी और फील्ड में डालना चाहते, साइंस वगैरह में नहीं डालना चाहते। तो काफ़ी हैरतअंगेज बात है कि भाई पेरेंट अपनी तरफ से कह रहा है कि मैं साइंस की फील्ड में नहीं लूँगा, लेकिन मैं उसको आर्ट्स में डालूंगा, मैं उसको कॉमर्स में डालूंगा। वाई? क्या हमारे पास एक ही अवेयरनेस एक ही पेरेंट के पास है, या हमारे पास में ऐसे और भी पेरेंट्स हैं जो ये बता सकते हैं कि भैया अदर देन साइंस देयर इज लाइफ? हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम दूसरी क्या फील्ड चूज कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट मालूम करिए। हो सकता है उसका मैथ्स में इंटरेस्ट हो लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में ना हो सकता है उसका इंग्लिश में इंटरेस्ट हो लेकिन उसका दूसरे मराठी और हिंदी या फिर साइंस मैथ्स में ना हो। तो आपको इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना है। और फिर मैं आपको वापस लाऊंगा, आपके हाथ में एक सीट दी हुई है, एक पेपर दिया हुआ है, इसको अब आप देख सकते हैं। तो ये जो पेपर है, ये पेपर आपका इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का काम करेगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। तो ये जो पेपर है ये आपको आपका इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम ये जानेंगे। आपका करियर इससे आप पहचान सकते हैं। आपके बच्चे का अगर इंटरेस्ट आपको पता चल जाए, आपके बच्चे का अगर एक इंटरेस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज में, मान लीजिए लिटरेचर में, उसको पढ़ना बहुत पसंद है, लिखना बहुत पसंद है, हमारे पास में मुशायरा ऑर्गेनाइज हो सकता है लेकिन बच्चा शायर नहीं बन सकता, है ना। हमारे पास में न्यूज़पेपर पढ़ा जा सकता है लेकिन बच्चा जर्नलिस्ट नहीं बन सकता। हमारे पास में न्यूज़ चैनल दिन रात देख सकते हैं, दुनिया भर की अलावत्तर चीज़ हो सकती है लेकिन बच्चा न्यूज़ एंकर नहीं बन सकता, या बच्चा हमारा दूसरे किसी फील्ड में नहीं जा सकता। रीज़न क्या है कि हमको पता ही नहीं उस फील्ड का स्कोप क्या है। हम देखते हैं कि भैया अरे वाह 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 कितना अच्छा है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं 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 हमारे बच्चा नहीं कर पाए, हमारे बच्चे को हमको उस फील्ड में नहीं डालना। अभी आपको तीनों स्टेजेस में सबसे सिंपल चीज़ है जो ये आपके पास शीट है, इससे आप इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड स्टेज में आप ये डिस्कवर करेंगे कि उसके लिए क्या करियर पाथ रहेगा। उसके लिए आपको एक गोल सेटिंग करनी होगी, जो इंशाल्लाह अगर हम नेक्स्ट कभी प्रोग्राम इसके इस सिलसिले में करें तो हम उसमें और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम गोल सेटिंग कैसे कर पाएंगे। अभी मैं आप सबका ध्यान इधर चाहूँगा, स्क्रीन पे आप छोड़ दीजिए पेपर को हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो स्क्रीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन दिखाने का मकसद ही है। ये बाकी की सारी बातें मैं आपकी तरफ देखकर बोल सकता था, लेकिन ये जो है ये इंपॉर्टेंट स्लाइड थी। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि ये सारी फील्ड्स है अदर देन साइंस एंड मैथ्स, सभी चीज़ें। जैसे 10वीं से लेकर डिग्री तक क्या क्या स्ट्रीम्स हमारे पास मौजूद है। अभी मैं आपको लिस्ट गिनाना नहीं चाहूँगा, यानी डिग्रीज जो है, ब्रांचेस और ड्यूरेशन और प्रोफेशंस, उसमें क्या हो सकता है। इसकी एक हैंडबुक भी मिलती है। इंशाल्लाह मैं IRC से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट अगर कभी प्रोग्राम हो तो हम इसकी हैंडबुक भी आपको प्रोवाइड कर सकें, जैसे ही आपको ये एक पेपर हमने प्रोवाइड किया है। तो ये जो फील्ड्स है ये सिर्फ इतनी ही नहीं है, कोई इससे रिलेट कर सकता है फील्ड से। सभी को मालूम है फील्ड्स के बारे में, सब जानते हैं फील्ड्स क्या क्या है। देखिए बीटेक से लेकर तो बैचलर ऑफ डिज़ाइन तक है। जब मैंने इसके बारे में मालूम करना शुरू किया तो मैं खुद हैरत करने लगा कि भाई इतनी सारी फील्ड्स होती हैं, इतने सारी डिग्रीज होती हैं, इतनी सारी ऑप्शंस होते हैं, करियर ऑप्शंस। अगर आप साइंस ही पढ़ रहे हैं, पहले भी आप साइंस ही पढ़ रहे थे, अभी भी आप साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस में दो तरीके की चीज़ें होती है, एक होता है मैथ्स वाला और एक होता है आपका साइकोलॉजी वाला, या फिर जिसको आप मेडिकल स्ट्रीम का बोलते हो। तो ये सारी स्ट्रीम्स आपके लिए ओपन है। हमारे को क्या पता है, फार्मेसी, MBBS, BHMS, BAMS, BUMS, इसके अलावा हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है। शायद कुछ लोगों को 2 और 4 फील्ड ज़्यादा पता हो, लेकिन ये जो लिस्ट लगी है सामने, इतनी डिटेल अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस और डिग्रीज मौजूद है। आपका बच्चा अगर इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन पाया तो इंशाल्लाह वो जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर बनेगा, और वो क्या बनेगा वो आप चॉइस कर सकते। कॉमर्स फील्ड, जिसको हमारे पास में बहुत ही
क्या कहेंगे, हम तो आज़ाद कॉलेज से पढ़े हैं, आप लोग भी शायद बहुत सारे आज़ाद कॉलेज से पढ़े हैं, और औरंगाबाद में भी इसकी इतनी वैल्यू नहीं। लेकिन एक कॉलेज है बॉम्बे में, उस कॉलेज के अंदर मेरिट पे पहले जो है तो आपका कॉमर्स का जाता है, उसके लिए लाखों का डोनेशन लगता है कॉमर्स की फील्ड के लिए, कॉमर्स के अंदर एंट्री लेने के लिए। उसके अंदर आपको मेरिट लिस्ट में आना होता है या फिर आपको डोनेशन देना होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास अगर आप एसबी कॉलेज जाएंगे या देवगिरी कॉलेज जाएंगे, ये दोनों में कॉमर्स की वैल्यू बहुत है। वहाँ पे पढ़ते कौन है बच्चे? नॉर्मली नॉन मुस्लिम्स होते हैं, जो कि ज़्यादा करके मारवाड़ी समाज, जैन समाज या फिर ब्राह्मण समाज के होते हैं। लेकिन हम में से मुस्लिम्स में क्यों ऐसा कोई सीए नहीं है, या मल्टीपल नंबर ऑफ सीएज नहीं है, या मल्टीपल नंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज नहीं है, या मल्टीपल नंबर ऑफ टैक्सेशन के लोग नहीं है? हम अगर कोई यहाँ पे बिजनेस फील्ड से हो तो उनको पता है कि किसी सीए की ज़रूरत पड़ती है। अभी तो आज 1 अप्रैल है, तो नया फाइनेंशियल ईयर भी शुरू हो गया है। तो कॉमर्स फील्ड में हमारे पास में बहुत कम लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जो कॉमर्स फील्ड में जाते हैं, कुछ कर पाते हैं। 2 या 3 नाम जहन में आते हैं कि जो औरंगाबाद से सीए और कुछ ज़माने से औरंगाबाद में है। बहुत कम लोग जो टैक्सेशन कर पाते हैं, या बहुत कम लोग जो अपने आप को कॉमर्स फील्ड में कुछ एक्सेल कर पाते हैं, बहुत कम लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ है, बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी है उसमें। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको अगर सीए करना है तो आपको, आपके लिए बीकॉम ऑनर्स है, फिर उसके अंदर बीएससी फाइनेंस है, उसके अंदर बीबीए फाइनेंस है ना। उसके बाद में आपके पास में बीएफए जो फाइनेंशियल बैंकिंग के तहत आता है, बीएफसीआई बीएफएसआई में आता है। तो ये सारी कॉमर्स के लिए फील्ड्स ओपन है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में ये सारी फील्ड्स ओपन है। आप लिटरेचर से लेकर तो आप बिल्कुल यानी साइकोलॉजिस्ट, रिस्टोरर, जो एनएलपी की बात सफ़र सर कर रहे थे, वो अगर आप 3 साल का डिग्री कोर्स करते हैं तो आपके पास में एक सब्जेक्ट होता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं उसको। तो वो एक आपके सब्जेक्ट होता है उसमें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारी स्कोप्स है आर्ट्स फील्ड की। इसके अलावा अभी हो गया साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। अब इसके अलावा क्या? अब इसके अलावा है लॉ। ठीक है, लॉ के अंदर बीएससी इन एलएलबी है, फिर उसके बाद में आपका बीए एलएलबी है, बीकॉम एलएलबी आप कर सकते हैं। ये सारा आपके ग्रेजुएशन के बाद का है। बिजनेस मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, एमबीए हमको पता है, बिजनेस बीबीए पता है, लेकिन उसके अलावा क्या है बिजनेस मैनेजमेंट? आज बिजनेस मैनेजमेंट या एमबीए इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर और हर किस्म की फील्ड में आज एमबीए आ चुका है या बिजनेस मैनेजमेंट आ चुका है। आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। बहुत सारे लोग जो औरंगाबाद से हैं उनको आईएचएम के बारे में पता है कि हमारे पास हमारे कॉलेज से अटैच जो आईएचएम था वो एक टाइम पर नंबर 3 रैंकिंग में था पूरे एशिया में। तो एक बहुत बड़ी जो है तो क्या कहेंगे उसका एक करियर ऑप्शन। लिबरल स्टडीज़ है, लिबरल स्टडीज़ में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? आपके पास मास कम्युनिकेशन है, जैसे आपको सफर सर ने बताया। मैंने खुद जर्नलिज्म किया इसी कॉलेज से, ऑर्नामेंट कॉलेज हुआ करता था यहाँ, अभी बंद हो गया है, लेकिन जर्नलिज्म आप कर सकते हैं। जर्नलिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको दूं तो यहाँ के एमपी साहब है ना, इम्तियाज जलील साहब वॉज अ रिपोर्टर, ही हैज डन हिज एमए एमसीजे, राइट। और उनसे पहले एक शख्स हुआ करते थे सिराज वहाब साहब, जो आज अरब न्यूज़ के एडिटर है ना। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जर्नलिज्म फील्ड अपनी चूज़ की है और उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं उस मकाम पे लेकर गए हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बनिस्बत इसके कि उनके पास डिग्री क्या है, उनकी काबिलियत की वजह से भी उनकी जो है तो आज इज्जत होती। तो ये हमारे लिए मोटिवेशनल ऑप्शंस है। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के बाद आप सोशल वर्क में कर सकते हैं, एमएसडब्ल्यू है, बीएसडब्ल्यू है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है तो आपके पास में एज ए करियर ऑप्शंस है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ पढ़िए, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है कि भैया अच्छा ठीक है यार आज इन्होंने बहुत ज्ञान दिया, आज जो है ना बच्चे अब तू सोशल वर्क ही कर, अब तेरे को सोशल वर्क ही कराना है। तो बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है, इसीलिए मैंने आपको शीट दी है। आपको बार बार याद दिला रहा हूँ कि शीट है आपके पास,
वो शीट पे आप इंटरेस्ट मालूम करिए बच्चे का। प्योर साइंस है, प्योर साइंस के अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिसका हम MCA का नाम सुनते थे या BCA का नाम अभी सुनते हैं। तो इसके अलावा भी और भी ऑप्शंस है कंप्यूटर्स में आजकल, डेटा साइंस, डेटा माइनिंग और पता नहीं क्या क्या, डेटा से रिलेटेड या IT से रिलेटेड। और आजकल तो फ़ोन के ज़रिए जो बच्चे कर पा रहे हैं एंड्रॉयड में, तो ये सारी चीज़ें जो है तो आप अपने ग्रेजुएशन को या अपना करियर ओरिएंटेड कोर्स बना सकते हैं। डिज़ाइन, फाइन आर्ट्स और उसके बाद में स्पोर्ट्स। आपको जानकर हैरत होगी कि स्पोर्ट्स अपने आप में आज एक डिग्री और एक सब्जेक्ट हो चुका है। जिनके बच्चों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, मैं बिल्कुल उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ उनको डिस्करेज मत करें। क्योंकि अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं कि IPL जैसा एक जो इवेंट होता है या दुनिया में बहुत सारे दूसरे इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे उनको अभी प्रोफेशनल डिग्री होल्डर यानी स्पोर्ट्स के लोग चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है स्पोर्ट्स में। अभी ऐसा नहीं रहा कि बंदे ने इस ज़माने तक स्पोर्ट्स खेला है, इसको पूरी नॉलेज है। अभी वो बुकिश नॉलेज की भी बहुत ज़रूरत, तो इसके लिए भी अभी डिग्रीज मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ आपको बहुत छोटे से तौर पे जो तो मिल जाएगी। इसकी डिटेल्स भी मैं आपको इंशाल्लाह शेयर करूँगा। ओके, अभी हम ये जानेंगे कि हमारे बच्चे का हम एप्टीट्यूड या किस तरीके से हम ये बच्चे को जान सके कि भाई हमारा बच्चा है क्या, उसके तरीके क्या है। उसका तरीका ये है कि उसको उसका एप्टीट्यूड आइडेंटिफाई करें। एप्टीट्यूड क्या होता है? व्हाट इज एन एप्टीट्यूड? यार इतना साइलेंट क्राउड, सीरियसली कह रहा हूँ, मुझे आदत नहीं, मुझे बहुत इंटरेक्टिव होने की आदत है, तो प्लीज बताइए एप्टीट्यूड किसको कहते हैं? टैलेंट। टैलेंट। ओके, माशाल्लाह। एनीबॉडी एल्स? इंटरेस्ट डेवलप जो सब्जेक्ट में है उस लेवल पे टेस्ट करना। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। नेचर एंड एबिलिटी। देखिए, ये सभी तीनों का जो है तो कॉम्बिनेशन में वो जो है तो उसका आंसर निकलता है कि बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है और वो किस में एक्सेल करता है, कौन से सब्जेक्ट में। जिस बच्चे का जो फील्ड में उसका नॉलेज होता है या इंटरेस्ट होता है, वो उसके अंदर एक्सेल करता है। दैट इज़ व्हाट योर एप्टीट्यूड इज़ ऑल अबाउट। आपकी नॉलेज कितनी है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। तो आपका एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट वाला एक टेस्ट होता है जो आपको दिया हुआ है। इसमें से एक पार्ट विच इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। ठीक है, आपके पास में दूसरे ऑप्शंस भी है। आप किस तरीके से बच्चे को, आपको अगर ये शीट फॉलो करना है या नहीं करना है, इट डिपेंड्स सोली ऑन यू। लेकिन इसके अलावा अगर आप जनरली जानना चाहते हैं, यानी मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि हमारा बच्चा होता है लेकिन हमको नहीं पता होता, हमको कोई और बोलता है कि बेटा आपके बच्चे में ये टैलेंट है ना, ये हमारा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एज अ पेरेंट। मैं इसको अपने आप की शिकस्त मानूंगा। अगर कोई अगर मुझसे कहे कि अरे यार तुम्हारा बेटा ना पढ़ता बहुत अच्छा है यार, रीडिंग का बड़ा शौक है, हो गया यार मैंने तो इसको कभी देखा ही नहीं पढ़ते हुए, है ना। माँ बाप की नज़र तो बच्चा पढ़ता ही नहीं है कभी। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर मैं वो ऑब्जर्व करना शुरू कर दूँ, मैं ये जानना शुरू कर दूँ कि मेरा बच्चा किस चीज़ में एक्सेल करता है, तो माँ बाप से बढ़िया सपोर्ट बच्चे को कौन मिलेगा, राइट। तो हमारा पहला फर्ज है कि हमको उसको ऑब्जर्व करना है कि वो कौन से सब्जेक्ट में अच्छा है। उसके बाद हमको उसकी पर्सनालिटी मालूम करनी है। अगर तो कैसे मालूम करेगी कि उसका बिहेवियर किस तरीके से, आपके दोस्तों के साथ, उनके दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदार के साथ या उनके अपने घर में जितने लोग मौजूद है उनके साथ, तो आपको पता चल जाएगा बच्चा किस तरीके से काम करता है। वो पहले अपने आप में जो है तो आगे बढ़कर काम में हिस्सा लेता है, तो उसमें हो सकता है लीडरशिप स्किल्स हो। आप उसको कोई काम दे वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाता हो, उसमें मैनेजरल स्किल्स हो सकती है। किसी को काम देने के अंदर उसके अंदर सुपरवाइजरी स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ पेरेंट थोड़ा हिम्मत करके और वक्त डाल के आपको जो है तो ऑब्जर्व करनी हो। आप उसको कोई काम दीजिए। फॉर एग्जांपल बच्चों को आज की डेट में अगर आपने बोला कि बेटा जाओ 2 घंटे खेल कर आओ, वो 3 घंटे बाद आएगा, आकर झाँक कर देखेगा और बोलेगा अच्छा अभी तक इन्होंने बुलाया नहीं, और 1 घंटा खेल कर आएगा।
मतलब उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में ज़्यादा है। कुछ बच्चों को आपने बोला कि बेटा ये आपको रीड करना है, बहुत मज़ा आएगा, वो रीडिंग में अगर उसका इंटरेस्ट हो तो आपको वो भी ऑब्जर्व करने को मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को गेमिंग, जैसे आजकल गेमिंग बहुत चल रहा है, या मोबाइल का बड़ा शौक है, तो अगर वो उस बच्चों को अगर उसमें इंटरेस्ट हो तो आपको वो भी एक समझ में आ जाएगा कि बच्चा किस तरीके से कौन सी फील्ड में जा सकता है। ये सारा थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि हम आपके बच्चे के या अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको ये समझ के लेना होगा कि हम किस तरीके से, प्रोबेबली हम लोग कुछ कर रहे होंगे लेकिन शायद हम वो पूरा नहीं कर पा रहे। और अगर आपको ये सब नहीं करना है तो देयर आर प्रोफेशनल्स जो आपकी हेल्प करेंगे, बच्चे का ब्रेन मैपिंग करेंगे, उसको ऐसी ऐसी शीट्स देंगे, है ना, ऐसी ऐसी शीट्स देंगे, आपको ऐसी शीट्स देंगे और बोलेंगे कि आप जो है भरो और हमको बताओ आपका बच्चे के बारे में, हम आपको बताएंगे आपका बच्चा क्या कर सकता है। इट्स अ वेरी वेरी बिग बिजनेस काउंसलिंग, है ना, करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस और करियर काउंसलर्स आजकल स्कूल्स में कंपलसरी हो गए हैं, बहुत सारे स्कूल्स में, और उसका अलग से चार्ज भी होता है। ओके, अभी हमारी ज़्यादा करके क्वेरीज क्या होती है कि भैया हमारा बच्चा जो है तो किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर ये इस मैथ्स में अच्छा नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आगे चल के इसका कुछ होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करते, घोड़ दौड़ में लगा देते कि बेटा भाग, ये मैथ्स की क्लास, वो मैथ्स की क्लास, इनके पास ट्यूशन ले, उनके पास ट्यूशन ले, और अल्टीमेटली बच्चे को जो करना है वो करके आएगा। हमारे उसके दोस्तों का प्रेशर तो नहीं, उसके अतराफ की संगत का प्रेशर तो नहीं। अभी हमारा सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हमारा बच्चा अगर कुछ नहीं कर सका तो क्या होगा यार, हमारे बिजनेस में आ जाएगा, उसके लिए हम क्या करें। आज की डेट में इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका बच्चा, ठीक है आपका घर का बिजनेस है, वो बच्चा घर का बिजनेस संभाल लेगा, इसमें वो काबिलियत भी तो होनी चाहिए, उसमें वो इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए कि वो बिजनेस संभाले। उसमें पता चला आपने 4 का 10 किया था और उसने 2 कर दिया, है ना, बाद में फिर बोल रहे यार हमारा बेटा इसी नालायक निकल गया, उसने कुछ काम किया नहीं, उसको जो है तो हमने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर भी दिया था और उसने जो है तो हमको रोड पे ला लिया, है ना। तो ये भी नहीं होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है तो लोग रिस्क नहीं लेते, अपने अपने प्रोफेशंस के महारथियों को ही उसी में डालते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मेरा बच्चा डिसीजन नहीं ले पाता। अगर आज वो बोलेगा, नहीं, आप लोग खुद सोचिए अपने बारे में, हम जब छोटे थे, मैं जब छोटा था मुझे पायलट बनना था, फिर बाद में पता चला कि वो रॉकेट जो है ना बहुत ऊपर तक जाता, तो फिर मुझे एस्ट्रोनॉट बनना। फिर बाद में पता नहीं कोई हीरो लग गया, तो मैंने बोला यार अपना एक्टिंग में भी ट्राई करेंगे। वो चेंज होते क्या माइंडसेट। लेकिन अल्टीमेटली हम जो जनरेशन से आ रहे हैं, हम लोग जो सैंडविच जनरेशन वाले लोग हैं, वो सैंडविच जनरेशन वाले भेड़ चाल की चाल से चल पाए। हमको नहीं पता था, हमारे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, हम लोग को किसी ने गाइड नहीं किया कि बेटे तुमने बीएससी करना है, बीएससी कंप्यूटर साइंस ही करना है। मैंने बीएससी में एंट्री ली, पहले दिन मैंने जनरल बीएससी में काम पढ़ा, वो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल किया, सामने लैब है। सेकेंड डे मैंने कुछ रसूख लगा के चेंज किया, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आया। उस दिन फिर मैंने केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल किया, सेम उसी लैब में। तीसरे दिन मुझे पता चला कि भाई फैज भाई और बहुत सारे दोस्त जो है सब कंप्यूटर में चले गए, तो यार मैं भी उधर ही जाऊँगा, इधर कोई दोस्त नहीं दिख रहा है, तो बीएससी कंप्यूटर में आ गए। कोई आइडिया नहीं था, कभी कंप्यूटर देखा नहीं था जिंदगी में, लेकिन आ गए। तब चल जाता था शायद, आज मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि शायद चल जाता था। हमने हमारी ज़िंदगी के साथ थोड़ा बहुत कुछ ठीक ठाक कर लिया है। लेकिन क्या ये बच्चे, ये जो जनरेशन आने वाला है, ये जो जनरेशन है, क्या प्रोबेबली ठीक ठाक वाली ज़िंदगी में जिएगा? नहीं, इनके एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई है। हमने साइकिल देखी थी पहले, इन्होंने डायरेक्ट एक्टिवा देखी है। तो ये बच्चों के लिए जो है ना, इनका एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत अलग रहेगा। तो हमारे को इनको इसके लिए भी प्रिपेयर करना है, और ये बहुत धीरे 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 जो है ना चेंज होता जाएगा माइंड। ठीक है, तो उसको एक जगह पर रखना, एक चीज पे फोकस करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है एज अ पेरेंट हमारा। अभी ये जो सारी चीज़ों का निचोड़ है इसमें है कि भाई आपको उसके तीनों चीज़ें जो फाइंड आउट करनी है, उसके एप्टीट्यूड, उसके वर्क वैल्यूज क्या रहेंगे और उसका इंटरेस्ट,
तो आपको एक कहीं ना कहीं जाकर ये करियर का स्वीट स्पॉट मिलेगा, जहाँ पे वो कॉम्बिनेशन बनेगा, या जिसको अमालगमेशन बोलते हैं, वो कॉम्बिनेशन बनेगा। और वो कॉम्बिनेशन बनकर वो भी उसमें कंफर्टेबल रहेगा, प्रोबेबली आप भी एज अ पेरेंट कंफर्टेबल रहेंगे कि नहीं, हमने हमारे बच्चे के लिए गलत प्रोफेशन नहीं चूज किए। मैं आपको दुनियावी एतबार से बता रहा हूँ। अभी ये सारे टेस्ट है जो आप लोग कर सकते हैं। आपके हाथ में जो है तो रेड में जो मार्क है वो रेजिक टेस्ट है, ये जो आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से कुछ टेस्ट जो है तो पेड भी है, जैसे MBT है, MBTI है, फिर उसके बाद में स्ट्रेंथ क्वेस्ट जो है, ये अपने आप में पेड टेस्ट है। इनको आपको ऑनलाइन जाना है, $75 to $100 आपको पे करने हैं, तब वो आपको बताएंगे कि आपका बच्चा ना इस काबिल है। हमको एज अ पेरेंट किसी और से मदद लेनी होती है कि हमारा बच्चा क्या करेगा। तो हम ये रेजिस्ट टेस्ट देखते हैं, ठीक है। ये आपके आप में शीट है, आप इस शीट को ले सकते हैं। मैं आपको सिर्फ 3 मिनट का टाइम दूंगा मैक्सिमम। आपको करना क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहले उस शीट को देखिए, उसके ऊपर काम करना शुरू मत करिए, ठीक है। आपको करना ये है कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 खाने दिए हुए, ठीक है, RIASEC, ठीक है। और हर एक में एक एक जो है तो सर्कल है। और आपको अगर वो सवाल लगता है कि आपके, जरा भी करो, हाँ, आपको अगर लगता है कि आप इसमें फिट बैठते हो, ये आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट टेस्ट होगा। अगर आप अपने बच्चों के साथ आए हैं तो बच्चे को अपना करने दीजिए, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप अपना भी करिए, ताकि आपको ये पता चले कि प्रोबेबली हम शायद सही जगह थे या नहीं थे। हमारा इंटरेस्ट, मैं आपको दूसरी कोई चीज़ ही बता रहा हूँ। नहीं तो यार बोलेंगे यार हर्ट 40-45 साल निकल गए, अब मालूम पड़ रहा है यार मैं ये करना चाहिए था, है ना। तो यार कुछ भी फंसा रहे, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, आई लाइक टू वर्क ऑन कार्स। अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल हूँ, मैकेनिकल हूँ, मुझे मज़ा आता है गाड़ियाँ देखने में। कार्स का मतलब सिर्फ कार्स नहीं है, मैकेनिकल माइंडसेट, कि मुझे कुछ खोलने बंद करने में मज़ा आता है, या मैंने गाड़ियाँ खोलने बंद करने में मज़ा आता है। ये आपके लिए ये फील्ड है, तो आप इसको टिक मार्क कर सकते हैं, उसको आप जो है तो डॉट को काला कर सकते हैं, ठीक है। आई लाइक टू डू पजल्स, किसी को पजल्स खेलने में बहुत मज़ा आता है ना, तो आप उसको कर सकते हैं। बाकी फिर जैसे सीरीज वाइज जो है तो आपको ये दिख रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप 3 मिनट थोड़ा सा फोकस लेकर 42 क्वेश्चन से सिर्फ कलर करना है। वो आपका जब हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और आपका इंटरेस्ट कोड क्या बनेगा। ओके डन। अभी मैं क्या करूँगा, 2 या 3 लोगों से जो है तो पूछूंगा उनका कंप्लीशन हुआ है तो उन्होंने किस तरीके से क्या सोच के किया है। सर वसी सर, आप बताइए मुझे कि आपको ये टेस्ट के बारे में क्या लगा और आप किस तरीके से इसको समझ पाए हैं। ये टेस्ट के बाद ही समझ में आ रहा है कि एक इंसान के अंदर उसकी काबिलियतें क्या है और वो जो है उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। उसके अलावा जो है कुछ ऐसे सवालात हैं जो बिल्कुल अपोजिट हैं, तो उससे उसके करियर, उसकी जो पर्सनालिटी है तो उसका भी टेस्ट हो रहा है कि भाई 2 अलग अलग खसूसियात का हामिल वो शख्स हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ऑलमोस्ट किसी न किसी तरीके से वसी सर जैसा इसको सॉल्व किया होगा। मैं एक जेंट्स में से लूँगा और एक लेडीज़ में से इंटरेक्शन लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इसमें एक बच्चे की एबिलिटी और इसमें कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट। अच्छा, इसमें जो इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस है तो उसमें ओवरऑल कितना उसमें अपना सोसाइटी में हो या फिर अपने बिजनेस वर्क है,
अलग अलग फील्ड्स के हिसाब से इसमें 42 क्वेश्चंस है, तो उसमें से अपने को खुद को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि ज़्यादा इंटरेस्ट किस में आ रहा है बोल के। इन्वेस्टिगेटिव पर्सन। इन्वेस्टिगेटिव पर्सनालिटी निकले। आपका नाम सर पूरा? मोहम्मद आदिल खादरी। आदिल खादरी साहब का इन्वेस्टिगेटिव पर्सनालिटी निकला है। लेडीज़ में से कौन शेयर करना चाहेगा? अभी मुझे फोर्स मत करिए कि मैं किसी के हाथ में माइक पकड़ा दूं, तो कोई ना कोई एक वॉलंटियर बोल कर आ सकता है। सर हमने कंप्लीट नहीं की, भाई का करा रहे थे। भाई क्या करा रहे थे? ओके, एनीबडी फ्रंट रो। अरे सिर्फ आपको बताना है आपको क्या समझा है इसके बारे में, कोई आपको डिटेल में नहीं जाना है, कोई उस पर सवाल जवाब नहीं करने हैं। एनीबडी? आपको क्या लगा इस टेस्ट के बारे में, आपको क्या समझ आया? आप भी सॉल्व किए हो? जी जी। मैं तो हुई क्या इस टेस्ट के बारे में आपको क्या लगा? आपके लिए क्या नया था या करूँगा था इस? आपको कोई चीज समझ आई इसमें? हाँ, मतलब समझ आई, लगता मैंने सॉल्व करते हैं। आप बताइए ना मुझे, आप तो क्या लगा उन सवाल को देखने के बाद? रेगुलर सवाल थे नहीं, कुछ रेगुलर तो नहीं थे क्वेश्चंस जी, कुछ पास्ट से रिलेटेड। आपने कभी इसके बारे में इतनी गहराई से सोचा? नहीं, कभी नहीं। आप तो अभी पता चला जाते हैं बस क्या? जी जी, पता चला। अच्छा। उसी काम में हूँ। तो मैडम ने कहा कि उनको इंटरेस्ट पता चला है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि यही चीज़ अगर हम अपने बच्चों के बारे में मालूम करें तो कैसा रहेगा। आपको पता करना है कि आपको किस तरीके से ये हमारे बच्चों के लिए काम आएगा, और हमारे बच्चे का अगर इंटरेस्ट है किसी चीज़ में। अभी इसके पीछे वाली शीट पे आपको इसके डिटेल्स है जो प्रोफेशन से रिलेटेड है ना। आप किस तरीके से आपके कोड के हिसाब से आप उसको बच्चे को रिलेट कर सकते हैं। देखा आपने पीछे, आर इज फॉर रियलिस्टिक, बच्चा रियलिस्टिक रहेगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिव है, जैसे आदिल खादरी साहब इन्वेस्टिगेटिव निकले थे, तो इन्वेस्टिगेटिव रहेगा। उसके लिए कौन सी फील्ड्स है, रिलेटेड पाथवेज क्या है, उसके लिए पाथ फाइंडर क्या बनेगा। जैसे हेल्थ सर्विसेज है, बिजनेस है, पब्लिक एंड ह्यूमन सर्विसेज है, इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चे का इंटरेस्ट बताती है। तो आपको ये समझना होगा कि एक छोटा सा टेस्ट ये आपको फ्रीली अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट। ये कोई हमने नहीं बनाया है, ये फ्रीली अवेलेबल है। और ऐसे हज़ारों टेस्ट है, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ पेड है जो मैंने आपको बताया, आपके साथ शेयर किया। तो आप ये समझिए कि ये जो बच्चे हैं आपके कल के फ्यूचर, उनका अगर आज की डेट में आप जो है तो इंटरेस्ट, पर्सनालिटी या उनका एप्टीट्यूड आपको पता रहेगा। अभी यानी बहुत सारे पेरेंट्स डिसअपॉइंट हो जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं एडमिशन के लिए, बच्चा वहाँ बोल नहीं पाता और उनको एडमिशन नहीं मिलता, तो बच्चे पेरेंट्स बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। लेकिन गलती कहीं ना कहीं हमारी है कि हमको पता भी नहीं है कि बच्चा उस स्कूल में जाने के काबिल था। इसी तरीके से आगे के फ्यूचर में बच्चा क्या करेगा, इसको भी तय करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट क्या होता है उसका, उसकी पर्सनालिटी किस चीज़ को शेयर करती है। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में था? आपका इंटरेस्ट ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लास्ट वन, इसकी जो है तो हम समराइज कर लेंगे। ये आपको एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के तरफ से ये पूरा चार्ट है ना। मैं गुजारिश करूंगा कि हम इसका आगे चलकर कभी आप लोग को दे पाएं। ये पूरा चार्ट एक ही पेपर में चार्ट है। इसके अंदर फील्ड्स, अलग अलग फील्ड्स कौन सी है और स्ट्रीम्स क्या है, और आगे चल के आप किस प्रोफेशन में जा सकते हो। साइड में पूरे लिस्ट ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स के जो है तो आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कहीं आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसका फुल फॉर्म भी मौजूद है। ठीक है, तो ये बहुत ही
काम की चीज़ है। अगर आप इसको इस नाम से सर्च भी करें इंटरनेट पे, गूगल पे, इमेज में आपको ये डाउनलोड होके मिलेगा। आप उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ये भी आपको उसमें बताया हुआ है। ये एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स ने चार्ट बनाया था। ये समराइज करते हैं हमने जितना अभी तक के बात की, हमने टेस्ट किया, हमको करना क्या क्या है। ठीक है, हमको करना क्या क्या है, हमको बच्चे को इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट योरसेल्फ मतलब अपने आप से ज़्यादा बच्चे को इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट मतलब आपको चेक करना है, टेस्ट करना है। कैसे करेंगे, उसकी पर्सनालिटी जानेंगे, है ना। उसकी पर्सनालिटी क्या होती है, वो डरता है, कॉन्फिडेंट है, लीडर है, मैनेजर है, किस तरीके का है, आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा। ऐसे कई सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। उसका इंटरेस्ट जानना है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने एक कोशिश की, आपको उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। कभी हमने बच्चे से ये नहीं पूछा कि बेटा तुझे क्या पढ़ना है, तुझे क्या पसंद आता है पढ़ने के लिए। जैसे कभी स्कूल में मेरा हिस्ट्री बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट होता था, तो एक दिन किसी ने कह दिया कि बेटा हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री में ही रह जाओगे, आगे चल के फ्यूचर कुछ नहीं बनेगा। तो हो सकता है कि उसका हिस्ट्री में हो। आज हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। इसके अंदर स्किल्स क्या है, आपको स्किल्स जानना ज़रूरी है। हो सकता है वो उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे, वो किसी दिन इस साइड ऑफ द पोडियम खड़े होकर बात कर सकता है ना। किसी दिन वो जो है तो अपने आप को कहीं और प्रेजेंट कर सकता है, उसमें प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो सकते। उसका एजुकेशन कहाँ तक लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, किस तरीके का लेना चाहिए, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको उसकी लाइफस्टाइल किस तरीके की देनी है, आपको उस पर टारगेट करना है। अभी हमारे पास लाइफस्टाइल बोले तो क्या, बेटे सुबह में उठो, इतने बजे नाश्ता करना है, स्कूल जाना है, भागना है, दौड़ना है, वापस आना। तो ये हमारी एक लाइफस्टाइल हो गई है बच्चों। ठीक है, वापस आएगा तो ट्यूशन जाना है, वापस आएगा तो ये करना है। खेलने के लिए, उसकी खुद की इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए उसके पास में जो है तो हमारे पास वक्त नहीं। तो आपको इवेल्युएट करना है और आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं उसके पॉसिबल करियर्स क्या हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज आपने लिख दिया कि नहीं, वो पता नहीं कितने लोगों ने फिल्म देखते हैं तो 3 इडियट फिल्म में बोलता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो वैसा नहीं हो सकता, पैदा होते बच्चे को आप नहीं बोल सकते कि क्या बनेगा। अभी एक किस्सा मेरे सामने पर्सनली हुआ था कि किसी ने किंडरगार्टन स्कूल में या प्री प्राइमरी स्कूल में अपने एक छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ के, 1.5 साल का होगा, और साथ में उसके बड़े भाई या बहन को लेकर वो लेने के लिए आए थी। तो उसकी माँ पूछती है कि इसको भी यही सब पढ़ाएंगे क्या। वो 1.5 साल का बच्चा है यार, उसको बोलना भी नहीं आता है ना। अचानक से आप उसमें प्रेशर, इसको भी ये सब सिखाएंगे क्या, वो सैंड पिट मिलेगा क्या, वो गेम्स मिलेंगे क्या। अभी वो 1.5 साल के बच्चे को, उसको खुद चलना नहीं आता है बराबर से, आप उसके लिए अभी तो फ्यूचर तय कर दे रहे, स्कूल में जाएगा, आगे चल के वो स्कूल में जाएगा, आगे चल के वो बनेगा। तो आपको करियर कब तय करना है, उसकी सारी इवैल्यूएशन के बाद। ओके, अभी आप एक काम ये कर सकते कि बच्चे को आप हेल्प कर सकते। बच्चे को आप बोल सकते कि बेटा तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप इनसे मिले। फॉर एग्जाम्पल सफ़र सर इज इन टू एजुकेशन फील्ड, तो अगर उसको एजुकेशन फील्ड में जाना है, करियर करना है, तो आप उनसे मिलो बेटा, उन जैसे जो है तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड लोगों से मिलो, ताकि आपको पता चले कि बच्चा आगे चल के क्या कर पाएगा। अगर किसी को पब्लिक स्पीकर बनना है तो एडवोकेट फैज साहब से मिल सकता है, उनसे गाइडेंस ले सकता है, उनसे इंस्पिरेशन ले सकता है। आप उनको एनकरेज करें कि आप जाके ऐसी पर्सनालिटी से मिले, ठीक है। और आप इसके लिए कोई प्लान बना सकते हैं तो प्लान बनाइए, अच्छा रहेगा। किस तरीके से जाना है, कौन सी तरतीब रहेगी, क्या आप उसको फील्ड में लेकर जाएं, ये सब आप कब करेंगे, जब आप उसका इंटरेस्ट और उसकी पर्सनालिटी पहचान लेंगे। उसके बाद ये सारे आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी तरफ से छोटी सी एक कोशिश थी अवेयरनेस क्रिएट करने की। अभी भी इसके अंदर बहुत सारी एक एक स्लाइड जो है तो अपने आप में एक टॉपिक है, तो हम इसके अंदर बहुत डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगर मौका मिला आगे चलकर तो उसको और बढ़ाएंगे। जैसे सफ़र सर ने कहा है कि भाई ये कड़ी है, इंशाल्लाह इसको जोड़ते जाने की कोशिश करेंगे और आप लोग तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इस ताल्लुक़ से लेनी है तो इंफॉर्मेशन के लिए नंबर दिया हुआ है,
ये नंबर में फ़ोन करके मत बोलना। रहे उस दिन सर ने बोले थे वो क्या चल रहा था, वो क्यों, वो पूछना था, वो हमने तो ये सॉल्व करे थे, हमारे तो आर भी, तो वो माफ़ी चाहता हूँ, उस पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आपको इन्फॉर्मेशन ये मिल सकती है कि आप कहाँ प्रॉपर गाइडेंस के लिए जाएं, कौन आपकी प्रोफेशनली हेल्प कर सकता है, या आपको किस तरीके से आगे चल के IRC हेल्प कर पाएगा इस फी में। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी। इंशाल्लाह इसको फैज़ भाई जो है तो ज़्यादा करके और रोशनी डाल पाएंगे इंशाल्लाह। सफ़र सर, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। तो ये था गौसुद्दीन खान साहब का प्रेजेंटेशन अबाउट पाथफाइंडर प्रोग्राम। जब आपके पास वर्कशीट्स दी गई थी, मैं वहाँ जाकर बैठा, मैंने एक स्टूडेंट की वर्कशीट देखी। मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जहाँ स्कूल है तो टीनों का बना हुआ है, बड़ा कॉम्पाउंड है, गर्मी काफ़ी होती है और अभी तो हीट वेव चल रही है। सल्यूशंस की हम बात करते हैं स्कूल पर, वहाँ पर हमने गर्मी का प्रॉब्लम डिस्कस किया। प्रॉब्लम डिस्कस होने में एक स्टूडेंट की तरफ से सल्यूशन आया, पार्ट ऑफ द सल्यूशन, कि उसको सीलिंग कर दी जाए और सबसे चीप ऑप्शंस के अंदर थर्माकोल की सीलिंग की जाए, जो कि आज हो चुकी है और अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल फ़र्क पड़ गया, बच्चों को अंदर गर्मी नहीं होती है। उस वर्कशीट के अनुसार उस बच्चे की जो प्रोफाइल निकली है, वो यहाँ बैठा है माज, सोशल पर्सनालिटी निकली है कि प्रॉब्लम सॉल्वर के टाइप में जो होती हैं। सो गौस भाई, थैंक यू फॉर दैट। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम सीधी सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।